घमंडी बहू आलू पराठा। नितिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, पर उसकी माँ सोनल और पिता आनंद दहेज की लालच में उसकी शादी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते सब नितिन को कुंवारा नितिन कहकर बुलाते थे। एक दिन नितिन का पड़ोसी कहता है, अरे ओ कुआरे नितिन, जरा इधर तो आना। यह सुनकर नितिन गुस्से से, मेरा नाम नितिन है, कुंवारा नितिन नहीं। अरे अरे ठीक है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? वैसे तुम्हारी शादी कब है? जब भी होगी तब होगी, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, तुम परेशान मत हो। नितिन ये कहकर अपने घर में चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सबके बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, एक मैं ही हूँ कि कुंवारे का कुंवारा ही रह गया हूँ। अरे बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई जो तू इतना परेशान हो रहा है? कर देंगे, अच्छा रिश्ता तो मिले पहले। अच्छा रिश्ता या फिर ज्यादा दहेज लाने वाली बहू? इस तरह वो बातें कर रहे थे कि एक पंडित जी वहां आते हैं। नितिन के पिताजी कहते हैं, अरे पंडित जी, आइए आइए, इस बार तो कोई अच्छा रिश्ता लाए हो कि नहीं मेरे बेटे के लिए? नितिन पंडित को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। पंडित कहता है, हाँ हाँ आनंद जी, मैं आपके बेटे के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है। शादी के बाद सारी जायदाद नितिन की हो जाएगी। ये सुनते ही सोनल और आनंद खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन एक समस्या है आनंद जी। पंडित के मुंह से यह सुनते ही सोनल और आनंद के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। अरे क्या समस्या है पंडित जी? लड़के को खाना बनाना नहीं आता। अरे पंडित जी, ये भी कोई समस्या है? शादी के बाद सीख लेगी, आप भी ना। लड़की थोड़ी सी घमंडी भी है। अमीर घर की लड़की है, थोड़ा बहुत घमंड तो होगा ही। देखिए पंडित जी, अब आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए, जल्दी से ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस तरह नितिन और परी की शादी हो जाती है। एक दिन नितिन के पिताजी कहते हैं, सुनो बहू, मैं तुम्हारी सास सोच रहे थे कि अब तुम आ गई हो तो क्यों ना हम तीर्थ यात्रा कराए। अरे आप लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं की? मैंने शादी से पहले ही आप दोनों के लिए तीर्थ यात्रा के टिकट करवा दिए थे। आप दोनों जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, आज शाम को ही आपकी ट्रेन है। अरे कितने खुशकिस्मत है हम, जो हमारा इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है हमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आप दोनों के जाने से मुझे और नितिन को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएंगी। परी के मुंह से यह सुनकर आनंद और सोनल के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। नितिन अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था और परी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ कहती है, परी बेटा, नितिन का ख्याल रखना, वो हमें छोड़कर कभी अकेला नहीं रहा है। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। अब आप जाओ, देरी हो रही है। आनंद और सोनल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन परी से कहता है, सुनो परी, बहुत भूख लग रही है, कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ। अरे नितिन, तुम्हें नहीं पता मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए आलू के पराठे बना दो। परी के ये कहते ही नितिन की सारी भूख मर जाती है। वो मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, क्या बम्पर ऑफर दिया है तूने मुझे, पति के साथ साथ बावर्ची, हाय रे मेरी किस्मत। नितिन आलू पराठे बनाकर परी को देता है। परी पराठे खाकर कहती है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या आलू के पराठे बनाए हैं? जी करता है कि तुम्हारे हाथ छूम लूं। परी अपनी सहेली को फोन करती है। हेलो रीमा, देखो तुम और नीलम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। मेरे पति बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बना रहे हैं। हम सब मिलकर खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर नितिन, अरे परी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई बावर्ची नहीं जो खाना बनाता रहूं। देखो नितिन, तुम मुझसे यूं ऊंची आवाज में बात मत किया करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यूं वो रूठ कर जा रही थी कि नितिन अपने मन में सोचता है, अरे इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है, अब ये भी रूठ कर चली गई तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, यूं सोचकर नितिन परी को रोक लेता है। अरे मेरी प्यारी परी, रुक रुक, वो तो मैं मजाक कर रहा था। कहो तुम्हें कौन से पराठे खाने हैं, आलू, पनीर, गोभी या पालक के? परी शर्माते हुए कहती है, ओ नितिन, तुम कितने अच्छे हो, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है।
नितिन परी और उसकी सहेलियों के लिए आलू के पराठे बनाता है। परी और उसकी सहेलियां पराठे खाकर कहती है, अरे वाह परी, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। तुम्हारे पति ने बड़े ही जबरदस्त आलू के पराठे बनाए हैं। इन्हें खाकर तो मजा आ गया। काश मेरे पति भी ऐसे ही आलू के पराठे बनाते। यूं वो सब मिलकर सारे पराठे खा जाते हैं। नितिन को खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अरे तुम्हारी सहेलियां दिखने में तो कितनी दुबली पतली लग रही थी, पर सारा खाना तो खत्म कर गई। लगता है बकासुर की बहनें हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं डियर, तुम अपने लिए फिर से बना लेना। मैं तो थक गई हूँ ना, मैं चली सोने। लगता है मेरी पूरी जिंदगी इस आलू के पराठे बनाकर खिलाने में ही निकल जाएगी। है ईश्वर, क्या घमंडी पत्नी दी है तूने मुझे। यो नितिन जिंदगी भर अपने घमंडी बीवी को आलू के पराठे बनाकर खिलाता रहा। अमीर वर्सेस गरीब सौतेली बहनें। मंजू की माँ बहुत बीमार रहती है। इस वजह से वो अपनी बहन को बुलाती है और कहती है, मेरी बहना, मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मंजू के पापा भी नहीं रहे और मेरी ये बीमारी, तुम मेरी मंजू का ख्याल रखना। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मुझसे वादा करो कि तुम मंजू को नीतू के जैसे ही संभालोगी, तभी मैं आराम से मर पाऊंगी। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मंजू को अपनी बेटी के जैसे रखूंगी। कुछ ही दिनों में मंजू के माँ का देहांत हो जाता है। मंजू के माँ के देहांत के बाद मंजू की मौसी उसे अपने गांव लाती है और नीतू के जैसे ही उसे भी प्यार करती है। वो सब उसे देती है, जैसे कि नीतू के स्कूल में पढ़ाई लिखाई और नीतू के जैसे ही खिलौने और ड्रेसेस भी। पर इस तरह खुद के चीजों का बंटवारा नीतू को बचपन से ही पसंद नहीं था। नीतू को खुद के माँ पापा के जैसे प्यार करते देख उसे बहुत जलन होती थी। वो एक दिन कहती है, माँ पापा हमेशा नीतू नीतू करते रहते हैं, जैसे मैं हूँ ही नहीं। पता नहीं क्यों इस मंजू के बच्ची को यहाँ ले आए मम्मी पापा। नीतू हमेशा मंजू से अच्छे से पेश नहीं आती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मंजू और नीतू बड़े हो जाते हैं। कॉलेज भी खत्म होने वाला रहता है। दोनों भी शादी के लायक बन गए थे। ऐसे में एक दिन नीतू के पापा मंजू के लिए एक रिश्ता लाते हैं और नीतू की माँ से कहते हैं, अरे नीतू की माँ, मैं मंजू के लिए एक अच्छा वर ढूंढ कर लाया हूँ। लड़का लाखों में एक है। बड़े कंपनी में अकाउंटिंग का काम करता है। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और तो और उसका घर भी है खुद का। ये तो बहुत अच्छा है जी। आप जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। मंजू के अच्छे घर में रिश्ता होने से मेरे बहन की आत्मा को भी बहुत खुशी होगी। ये सारी बात नीतू सुन लेती है। अरे, उस मंजू की वजह से मेरी चीजें हमेशा उसे मिलती आ रही है बचपन से। अब ये शादी का रिश्ता भी। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है उस मंजू पर। नीतू गुस्से से अपने कमरे में जाती है। वहां मंजू भी रहती है। नीतू को इतना गुस्से में देख मंजू उसे कहती है, अरे नीतू, क्या हुआ तुझे? इतना क्या गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या? और इसका कारण भी तू ही है। तुम जब से इस घर में आई हो, तब से मेरे नसीब की हर चीज तू छीन ले जाती है। मंजू नीतू को शांत कराने की कोशिश करते हुए उसके गुस्से का कारण पूछती है। तब वो उसे रिश्ते के बारे में बता देती है। मंजू कहती है, बस इतनी सी बात ना? मैं अभी जाकर माँ पापा को शादी के लिए मना करती हूँ और उस लड़के के साथ अब तेरी शादी होगी, समझी ना? मंजू नीतू को समझाकर वहां से चली जाती है और अपनी पढ़ाई का कारण बताकर माँ पापा को शादी के लिए मना करती है। नीतू के माँ पापा नीतू की शादी बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। नीतू का पति नरेश बहुत ही सुंदर और अमीर रहता है। इस बात से नीतू को बहुत घमंड होता है। नीतू के तो तेवर ही बदल जाते हैं। वो कभी शॉपिंग, किटी पार्टी, कभी घूमना, ये सब करती रहती है।
एक बार नीतू अपने माँ पापा को मिलने घर आती है। तब बहुत गर्मी रहती है और यही कहकर वो अरे माँ, कितनी गर्मी है यहाँ पे। एसी क्यों नहीं लगवाते? इट्स सो हॉट यू नो। अरे वाह बेटा, इतने जल्दी इतना परिवर्तन। इस घर में तो पली बड़ी हो और आज यहाँ तुम्हें गर्मी लग रही है। तभी मंजू वहां आती है। नीतू को देखकर वो खुश हो जाती है और खुशी से उसे गले लगाने जाती है कि तभी नीतू कहती है, अरे मंजू, दूर रहो। पसीने से लथपथ हो, इस वजह से मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। नीतू के तेवर देखकर तो सब चकित हो जाते हैं और थोड़ी देर नीतू वहां से अपने घर चली जाती है। मंजू अपने माँ पापा की बहुत अच्छे से सेवा करती है। उन दोनों को मंजू की शादी की चिंता लगी रहती है। कुछ ही दिनों में मंजू के लिए भी एक रिश्ता आता है। तब नीतू के पापा नीतू की माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो, मंजू के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बस नीतू के जैसे अमीर नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं जी, लड़का तो अच्छा है ना। रही बात गरीबी की, तो मंजू अपने कर्मों से वो भी बदल देगी। मंजू की जिस लड़के के साथ शादी तय होती है, वो एक छोटे से कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह कम और घर भी छोटा था। पर मंजू अपने माँ पापा की खुशी के लिए खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह मंजू की भी कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। मंजू अपने पति संग खुशहाली से जीवन बिता रही थी। उधर नीतू के पति ने एक नया घर खरीदा था। उस घर का एक दिन इनॉग्रेशन था। तब नरेश कहता है, अरे नीतू, चलो हम तुम्हारे बहन के घर चलकर न्योता देते हैं उन्हें। हाँ, देखो तो सही कि वो किस झोपड़े में रहती है। और हाँ, हम ना अपनी बड़ी वाली कार से जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों भी अपनी कार के साथ मंजू के घर आते हैं। मंजू नीतू को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और पहली बार मेरे घर में बहन आई इस ख्याल से उसका और उसके पति का आदर सत्कार करती है। मंजू का छोटा घर देखकर नीतू कहती है, अरे मंजू, तू क्या इस घर में रहती है? मेरी काम वाली बाई का तो इससे भी बड़ा घर है। मंजू चुपचाप सब बातें सुन लेती है पर कुछ नहीं कहती। हर बार नीतू मंजू को गरीबी के ताने मारती रहती है और थोड़ी ही देर में दोनों वहां से चले जाते हैं। तब मंजू का पति उसे कहता है, अरे मंजू, तुम्हारी बहन यहाँ न्योता देने आई थी कि हमें हमारे गरीबी के ताने मारने। अब मंजू, ये सब घर के काम छोड़ो और पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाओ। महेश की बातों से मंजू गवर्नमेंट एग्जाम्स की पढ़ाई चालू करती है और मेहनत करके कलेक्टर बन जाती है। उधर नीतू के घर एक दिन कुछ ऑफिसर पुलिस के साथ आते हैं। पुलिस को देखकर नरेश भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस नरेश को पकड़ ही लेती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है, अब कहाँ भाग के जाओगे? चलो, अब जेल में जाना है तुम्हें। अजी, ये सब क्या हो रहा है? आपके पति ने कंपनी में पैसों का घपला किया है। क्या? नरेश, क्या ये सच है? ये सब तो तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें ही तो नई नई चीजें और महंगी चीजें चाहिए रहती थी। पुलिस नरेश को पकड़ ले जाती है। घर में जितना भी महंगा सामान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, वो सब जब्त कर लेते हैं। नीतू पूरी तरह से टूट जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। उसका घमंड एक पल में ही टूट जाता है। इधर जब ये बात मंजू को पता चलती है, तब मंजू तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर नरेश को छुड़ा लेती है और उसे घर ले आती है। जब नीतू नरेश को घर में देखती है, तो नरेश उसे सब बताता है। तब नीतू कहती है, मंजू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज देखो, तुमने ही मेरी मदद की। और हाँ नरेश, मुझे भी माफ कर दो। आज से मैं तुम्हें कभी महंगी चीजों के लिए परेशान नहीं करूंगी। इस तरह से उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी से रहने लगती है।